स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरियर वेव इन अकॉर्डेंस विथ द इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल इज नोन एज मॉड्यूलेशन और द प्रोसेस ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव over carrier wave is called the modulation। means that modulation वह प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी क्या मैसेज सिग्नल को या वाहक सिग्नल को हम कैरियर वेव अर्थात रेडियो सिग्नल में बदल सकते हैं और इस प्रकार की प्रवृत्ति को जिसमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी को रेडियो फ्रीक्वेंसी में चेंज किया जाता है उसको हम मॉड्यूलेशन की प्रोसेस कहते हैं, जिसको मॉड्यूलर भी कहा जाता है। अब देखते हैं मॉड्यूलेशन। हम जान गए कि मॉड्यूलेशन ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अब देखते हैं कि मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है। तो उसके लिए देखते हैं नीड्स फॉर मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की आवश्यकता जो है नेसेसरी देखा जाए जनरली तो बहुत सारे रीज़न हैं जिससे हम मॉड्यूलेशन की आवश्यकता को जान सकते हैं और उसकी ज़रूरत और उसकी भावना को हम समझ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आते हैं प्रैक्टिकल एंटीना लेंथ। जो प्रैक्टिकल एंटीना लेंथ होती है वो एंटीना की लंबाई को बताता है कि इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट अ वेव इफिशिएंटली द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना शुड बी द अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव। यदि किसी भी वेवलेंथ की जो प्रैक्टिकल एंटीना होती है उस प्रैक्टिकल एंटीना की लंबाई जो होती है अपने ट्रांसमिट मतलब अपने जो तरंगों का संचरण की दिशा होती है उसके वेव के इफिशिएंसी के आधार पर होती है, लंबाई के आधार पर होती है और उसमें कितने सिग्नल ट्रांसमिट किए जाएंगे, पहुंचाए जाएंगे, वह उस सिग्नल के लंबाई और उसके तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है। तो तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है तो हम जानते हैं तरंग दैर्ध्य बराबर क्या होती है? प्रकाश का वेग बटा उसका अपवर्तनांक म्यू। तो लैम्डा बराबर v बाई म्यू से हम जानते हैं कि किसी भी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं लाइट ऑफ वेव क्या होती है? लाइट ऑफ वेव हम जानते हैं उसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या होता है? पर सेकेंड होता है। और इसी प्रकार क्या होती है तो माध्यम का जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो कभी भी हम कितने आवृत्ति पर आज को सुन सकते हैं तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं तो v के जगह पहले हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और यहाँ 20 हर्ट्ज को क्या कर सकते हैं, एक रेंज में ले सकते हैं। और इसी प्रकार अधिकतम फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के लिए हम देखें तो वो क्या होती है तो वो होती है 10 × 10 पावर मतलब 3 × 10⁻8/20 20,000 किलो हर्ट्ज ले सकते हैं। अब उसको देखा जाए तो हम लोगों का निम्नतम फ्रीक्वेंसी के लिए जो मान मिलते हैं वो 1500 मीटर्स के लिए मिलते हैं और अधिकतम के लिए हम लोगों को जो मान मिलता है वो क्या मिलता है तो वो हम लोगों को 30,000 किलो हर्ट्ज के लिए प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देखें कि एंटीना लेंथ जो होती है, एंटीना की आवश्यक लेंथ कितनी होनी चाहिए तो वो क्या होती है 3000 × 1000 के करीब। यदि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेव से रफ्तार से हम प्रकाश की गति को दौड़ाएं तो हम लोगों का एंटीना की लंबाई जो होती है 100 मीटर होनी चाहिए। कितनी मीटर की होनी चाहिए? 100 मीटर की होनी चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं तो एंटीना प्रैक्टिकल एंटीना के लेंथ के आधार पर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं क्या तो ऑपरेटिंग रेंज। तो दूसरा हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग रेंज और ऑपरेटिंग रेंज की आवश्यकता हमें कैसे पड़ती है तो ये जो ऑपरेटिंग रेंज होती है इससे हम क्या करते हैं
तो जितनी उसकी परास होती है उसमें हाई परास कितनी होती है और लो परास कितनी होती है उस पर गणना करते हैं। आज द ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी आर द स्मॉल therefore this cannot be the transmitted over large distance due to the modulation high frequency carrier wave with the audio signal 10⁻⁸ electron volt permit the transmission to occur at the high frequency means that किसी भी ट्रांसमिटिंग रेंज के लिए, किसी भी ऊर्जा परास के लिए, आवृत्ति परास के लिए या रेंज कैपेसिटी के लिए हम देखें तो किसी ऑडियो सिग्नल को हम रेडियो सिग्नल में फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो हम स्मॉल फ्रीक्वेंसी का यदि यूज़ करें तो उस कंडीशन पर हमारा ऑडियो सिग्नल से रेडियो सिग्नल कन्वर्ट करने की प्रोसेस में कमी आने लगती है। लेकिन यदि वहीं उसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं और उसकी आवृत्ति रेंज को बढ़ा देते हैं तो हम लोगों को वहाँ हाई फ्रीक्वेंसी से ऑपरेटिंग रेंज प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा आता है वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब जो मोबाइल सैटेलाइट होती है उसकी। तो एट द ऑडियो फ्रीक्वेंसी radiation is not the practicable because the efficiency of the radiation is the poor however efficient radiation of the electrical energy is the possible at high frequency। अर्थात हम देख सकते हैं कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, अर्थात मोबाइल की ऐसी सिस्टम जिसमें हमें वायर नहीं दिखती है, वो क्या करती है, ऑडियो से रेडियो सिग्नल में आसानी से कन्वर्ट कर सकती है। बिकॉज वहाँ पर रेडिएशन के लिए इफ़िशियंसी जो है पुअर हाउएवर इफ़िशियंसी से क्या होते हैं, अधिक होते हैं, जिससे उसे हाई फ्रीक्वेंसी दिया जाता है और वो क्या कर लेते हैं, ऑडियो सिग्नल से रेडियो सिग्नल कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन कितने प्रकार के होते हैं, हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन कितने प्रकार के होते हैं, मॉड्यूलेशन हम लोगों के पास 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एएम, एएम को बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दूसरा होता है एफएम, एफएम को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तीसरा को बोलते हैं पीएम, जिसको बोला जाता है फेस मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होते हैं या फेस मॉड्यूलेशन होते हैं, वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। तो पहला देखें तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज द कैरियर वेव चेंज चार्जेड इज occurrence with the intensity of the signal, it is called the amplitude modulation. In amplitude frequency phase of modulation wave the remains the same of the carrier wave। जो आयाम मॉड्यूलेशन होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, तो किसी भी मॉड्यूलेशन के फ्रीक्वेंसी को और उसके एंगल को यदि हम नियत रख कर उस पर श्रव्य आवृत्ति तरंगों को क्या करते हैं, तो मॉड्यूलित करते हैं, तो उस प्रकार के तरंग सिग्नल को हम क्या कहते हैं, आयाम मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहा जाता है। अर्थात श्रव्य आवृत्ति तरंग को वाहक तरंग के इस प्रकार अध्यारोपित किया जाता है या उस पर टकराया जाता है कि मॉड्यूलित सिग्नल का फलन एक रेखा के समान आ जाए, और इस प्रकार के मॉड्यूलेशन को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं, जो कि हर क्षण तात्क्षणिक रूप से बदलते रहते हैं। ठीक है, जो कैरियर वेव के जैसे होते हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को बोला जाता है आवृत्ति मॉड्यूलेशन। और आवृत्ति मॉड्यूलेशन क्या है, when the frequency of the carrier wave in changed in the accordance with the intensity of the signal is called the frequency modulation। In frequency modulation amplitude of the phase of the modulate wave remains the same as the carrier wave। यदि किसी भी मॉड्यूलक सिग्नल को, मॉड्यूलक सिग्नल मतलब मॉड्यूलेशन की प्रोसेस को यदि हम ऑडियो तरंग के रूप में या ऑडियो तरंग के सिग्नल के रूप में किसी भी तरंग संचरण पर अध्यारोपित करते हैं या उसकी ओर टकराते हैं,
तब उस मॉड्यूलेशन के तरंग में एक आवृत्ति उत्पन्न होती है। जो आवृत्ति उत्पन्न होती है, फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है, उससे हम लोगों का एक आयाम मतलब कैरियर वेव का रैखिक सिग्नल या रैखिक फलन प्राप्त होता है। उसको हम बोलते हैं क्या? तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन। आवृत्ति मॉड्यूलेशन को हम समझ सकते हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब देखते हैं थर्ड मॉड्यूलेशन क्या है, फेस मॉड्यूलेशन। थर्ड मॉड्यूलेशन जो होती है फेस मॉड्यूलेशन होती है। फेस मॉड्यूलेशन को हम कला मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो इस मॉड्यूलेशन में हम किसी भी तरंगों के कला का अध्ययन करते हैं कि वो जो है श्रृंग और गर्त किस कला में, वो किस पोजीशन पर गति कर रहे होते हैं। When the phase of the carrier is changed in accordance with the intensity of the signal, यदि किसी भी कैरियर वेव के अकॉर्डेंस, उसी के आधार पर उसके इंटेंसिटी के सिग्नल के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो इस प्रकार के मॉड्यूलेशन को हम क्या कहते हैं? फेस मॉड्यूलेशन कहते हैं। अर्थात फेस मॉड्यूलेशन किसी भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के फ्रीक्वेंसी पे जो मॉड्यूलेट हो जाए रहती है, अर्थात उसके तरंग दैर्ध्य की ये जो तरंग होती है वो जो है इसके मॉड्यूलेशन के कंडीशन पर वो एम्पलीट्यूड से वो कैरियर वेव से रेडियो वेव में यदि कन्वर्ट हो जाए रहती है, मॉड्यूलेट हो जाए रहती है, तो वो उसके सापेक्ष क्या कहलाता है? तो कैरियर वेव के सापेक्ष वह मॉड्यूलेट हो जाए रहती है, उसको हम फेस मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हमने देखा। अब मॉड्यूलेशन फैक्टर, डिप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन की बात करें तो मॉड्यूलेशन फैक्टर आप लोगों के लिए आईएमपी बनता भी है, जिसको आप लोगों के सिलेबस में शो नहीं किया गया है, और ये क्या है? इंटर पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। तो इंटर पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसी के बुक में कहीं ना कहीं ये टॉपिक छोटा सा करके दिया है, जहाँ पर हम जानते हैं कि मॉड्यूलेशन फैक्टर को एम से शो किया जाता है, और मॉड्यूलेशन फैक्टर इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड चेंज ऑफ द कैरियर वेव। किसी भी एएम सिग्नल को कैरियर वेव में कन्वर्ट करने की सिग्नल और नॉर्मल कैरियर वेव में बदलने की प्रोसेस के अनुपात को हम मॉड्यूलेशन फैक्टर कहते हैं। एम्पलीट्यूड चेंज ऑफ कैरियर वेव मतलब जो इनपुट सिग्नल होते हैं वो जो क्या होते हैं? मॉड्यूलेट होकर इस प्रकार से हम लोगों को क्या मिलते हैं? तो उसकी रेंज कैपेसिटी या परास बदल जा रहती है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड चेंज ऑफ कैरियर वेव। नॉर्मल वेव किसको बोला जाता है? जो इनपुट हुआ रहता है और जिसकी कैपेसिटी चेंज नहीं हुई रहती है, उसको बोलते हैं जो है कैरियर वेव। जो चेंज हो जा रहती है परास रेंज, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेट कंडीशन बोलते हैं, और जो नहीं हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? अनमॉड्यूलेट कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें कैसे चेंज होते हैं। When signal amplitude is the carrier wave is not modulated, यदि कोई भी सिग्नल एम्पलीट्यूड सिग्नल है, एएम सिग्नल है, वह सिग्नल कैरियर वेव में यदि कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन पे यदि हम एम्पलीट्यूड चेंज कैरियर को 0 अंश पर क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। अर्थात यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है उसमें कोई भी प्रकार के सिग्नल में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं या कोई भी सिग्नल इनपुट नहीं कर रहे हैं, तो ये हम लोगों का कैरियर वेव है जो है अनमॉड्यूलेटेड, जो इंटर हो रहा है, तो इनपुट सिग्नल बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनपुट सिग्नल। तो ये जो इनपुट सिग्नल होते हैं यहाँ पर इसको हम ए से नोट कर लिए हैं क्योंकि ये एम्पलीट्यूड के लिए है। ठीक है, अब उसके बाद हम उस पर कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? जब हम इनपुट सिग्नल में कोई भी और सिग्नल इनपुट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए कोई सिग्नल दे रहे हैं और अन्य सिग्नल नहीं दे रहे हैं, तो वो जिस रेंज पर इनपुट होती है उसी रेंज पर उसका आउटपुट मिल जाता है, और इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड वेव, जो क्या होते हैं? अनमॉड्यूलेट से मॉड्यूलेटेड कंडीशन पर आ जाए रहते हैं।
दूसरा कंडीशन, यदि हम व्हेन सिग्नल एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द कैरियर एम्पलीट्यूड एज शोन इन फिगर, यदि हम क्या करते हैं, किसी भी कैरियर वेव को इस प्रकार से इनपुट देते हैं और उस इनपुट सिग्नल के लिए और 5 एम्पियर का 5 एम्पियर मतलब 5 डिग्री का एम्पलीट्यूड और उसमें इंटर करते हैं, तो ये एम्पलीट्यूड जो है क्या हो जाते हैं, मॉड्यूलेट होकर हम लोगों को इस प्रकार जो बाद में 0.5 वोल्ट का एम्पियर दिए हैं या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दिए हैं, वो जो है इस प्रकार के रेंज में आउटपुट देती है। ठीक है, अब इस प्रकार के रेंज में आउटपुट दी, अब वो क्या करेगी, तो उसके लिए जो कैरियर वो वेव इनपुट हुआ है वो तो 1 होता ही है। ठीक है, वो इस प्रकार से उसके अंदर क्या होती है, तो उसको छूते हुए क्लियर करती है। तो 0.5 इसका हो गया और 1 इसका हो गया, तो ये 0.5 और प्लस करके 1.0 टोटल मिलाकर कितने मिल जाते हैं, तो इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होते हैं 1.5 में ए को माइनस करते हैं तो 0.5 एम्पलीट्यूड मिल जाते हैं, और वहाँ पर हम यदि मॉड्यूलेशन फैक्टर निकालते हैं तो 0.5 ए में ए को डिवाइड करते हैं तो ए से ए कैंसिल हो जाता है और 0.5 या 50% मॉड्यूलेशन सिग्नल मिल जाती है। 50% ये क्या है, मॉड्यूलेशन सिग्नल है जो ऑडियो से रेडियो में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखते हैं चौथा कंडीशन, यदि हम उसमें 1.5 टाइम्स क्या करते हैं, कैरियर एम्पलीट्यूड को इनपुट देते हैं, यहाँ पर 1.5 एम्पियर सिग्नल को क्या कर रहे हैं, इस अनमॉड्यूलेट एम्पलीट्यूड सिग्नल में 1.5 एम्पलीट्यूड सिग्नल को और दे रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन पर ये क्या होते हैं, तो ये पूर्ण रूप से मॉड्यूलित हो जाते हैं और पूर्ण रूप से मॉड्यूलित होने के बाद इस तरंग का इस प्रकार से मिल जाता है और इस तरंग का इस प्रकार से हम लोगों को मॉड्यूलेशन कंडीशन मिल जाती है। ये आंतरिक क्रिया है जो दिखती नहीं है, बस आप लोगों को सिलेबस में जिस प्रकार नहीं समझाया है उस प्रकार आप लोगों को मैं तोड़ के समझा रही हूँ, समझो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो कैरियर वेव को इसको इनपुट करते हैं, तो ये यहाँ से इस प्रकार से क्या होते हैं, तो वो जो और 1.5 एम्पलीट्यूड का सिग्नल इनपुट किया है उसके अंदर पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, तो मॉड्यूलेटेड हो जाते हैं। मॉड्यूलेटेड हो जाते हैं मतलब ऑडियो टू रेडियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसके लिए हम देखें एम्पलीट्यूड चेंज ऑफ कैरियर वेव देखते हैं, तो चेंज कितना हुआ है, ये पहले से था 1.5 यहाँ से आ गया, तो टोटल यहाँ पर 2.5 का हम लोगों का एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है। ठीक है, तो हम चेंज ऑफ कैरियर वेव निकालते हैं, उसके लिए जो टोटल मॉड्यूलेटेड सिग्नल होती है उसमें इनपुट अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल को माइनस करते हैं, तो 2.5 एम्पलीट्यूड में हम ए एम्पलीट्यूड को माइनस कर दिए तो वहाँ पर 1.5 एम्पलीट्यूड प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं मॉड्यूलेशन फैक्टर। अब मॉड्यूलेशन फैक्टर की बात करें तो वहाँ मॉड्यूलेशन फैक्टर बराबर हम क्या पढ़े हैं पीछे, एम्पलीट्यूड चेंज ऑफ कैरियर वेव बटा अनमॉड्यूलेटेड वेव। तो अनमॉड्यूलेटेड वेव तो ए है, लेकिन मॉड्यूलेटेड वेव क्या हुआ है, हम लोगों का 1.5 एम्पलीट्यूड मिला है। ये से एक ख़त्म हो गया तो 1.5 एम्पलीट्यूड मिला है और 0.5 एम्पलीट्यूड मतलब 50%, तो 1.0 एम्पलीट्यूड मीन्स दैट 100%, और यहाँ पर ये क्या है, तो ये है 1.5 मीन्स दैट 150% ये मॉड्यूलेटेड हो गए हैं, इसीलिए ये यहाँ से बीच को ब्रेक कर दिए हैं। आया समझ यहाँ तक। तो इस प्रकार हमने देखा आप लोगों का जितने भी इम्पॉर्टेंट की पॉइंट थे उसको, कि मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसके लिए हम कैसे निकालते हैं। अब आते हैं उसके डेरिवेशन पॉइंट पर।